तो संस्कृत के विद्यार्थियों को एक बार नमः संस्कृताय। प्यारे बच्चों, आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम देने से पहले कॉपी लिखने के तरीके पर थोड़ा सा गौर कर लीजिए। हमारे पास एक बच्चे ने कॉपी इस उम्मीद के साथ भेजी है कि हम इस पर इसके गुण और दोषों की चर्चा करें। तो आइए, इसने हल किया है 818 एचओ सेट का, जो कि 24 का पेपर है, जिसको हमने 25 के लिए इस्तेमाल किया है। यानी कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। बोर्ड एग्जाम 2025 में सेम ऐसा ही पैटर्न चलेगा। तो आइए इसको हम देखते हैं कि क्या संस्कृत की कॉपी लिखने का तरीका यही है या फिर कुछ चेंज किया जाना चाहिए। समय समय पर हम पढ़ाने के साथ साथ उन सारी चीजों पर चर्चा करते रहते हैं जो आपके लिए आवश्यक हैं, एग्जाम के लिए आवश्यक है। बड़ी बात रट्टा मारना नहीं है, बड़ी बात पढ़ना नहीं है, बड़ी बात है पढ़ करके एग्जाम में अच्छा लिख करके अच्छा स्कोर करना। तो कॉपी अगर आप अच्छी लिखेंगे तो स्कोर आप अच्छा कर पाएंगे। कॉपी गड़बड़ कर देंगे तो भले ही आपको पूरी किताब याद हो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका स्कोर आपके एग्जाम में लिखी गई कॉपी पर तय होता है। सबसे बड़ी बात यह है। सबसे पहले तो इसका भरने का तरीका आपको आना चाहिए। डेमो कॉपी है, एक बार समझ लीजिए। अगर आपने पेड बैच में हैं आप, तो आपको इसकी पीडीएफ मिल गई होगी, आप प्रिंट करा के डेमो कॉपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां देखिए, सबसे पहले अनुक्रमांक का कॉलम आता है। अनुक्रमांक आपको जैसा आपका आया है अंकों में पहले भरना है। इस बार कॉलम बन के आएंगे और फिर उसी को शब्दों में इस तरह कंडेंस्ड अक्षरों का यूज करना है, थोड़ा सा संकीर्ण अक्षरों का, ताकि आपको एक ही लाइन में भर जाए। जैसे ना लंबे लंबे पतले पतले अक्षरों का यूज करना है, 1 2 5 6 7 8 9 4 0 1, इस तरह का शब्दों में लिखना, ताकि 2 लाइन में ना आए, अपना एक लाइन में निपट जाए। विषय संस्कृत हो गई, प्रश्न पत्र केवल होगा, संकेतांक 818 एचओ या जो भी हो। दिन आपका जो होगा रविवार सोमवार मंगलवार जो भी है, और दिनांक और पाली डालने के बाद आपको केंद्र का नाम डालना। इतनी प्रविष्टियों के अलावा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले नंबर पे ऑब्जेक्टिव, तो सभी ओएमआर पर ही ऑब्जेक्टिव देने होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव पर चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे ने ऑब्जेक्टिव में 20 में 20 स्कोर कर लिया है। कितना कर लिया है? 20 में 20 स्कोर कर लिया है ऑब्जेक्टिव में। तो उस 20 में 20 स्कोर को हम पहले रख लेते हैं। 20 में 20 ऑब्जेक्टिव पे ओएमआर पे हो गया उसका, सपोज दैट हो ही गया, ठीक है। चूंकि मैं ओएमआर यहां पर नहीं दिखा रहा हूं, पहले मैं इसको चेक कर देता हूं कॉपी कैसे लिखते हैं। और 20 में 20 ओएमआर में है। खंड आता है खा, ठीक है, ये खंड खा आपका आता है। खंड खा में सबसे पहले प्रश्न संख्या 21 आती है। 21 में आपको क्या करना होता है कि गद्यांशों में किसी एक गद्यांश का हिंदी अनुवाद करना होता है। अब आपको हिंदी अनुवाद करना है, केवल यहां पर यही कहा कि गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। तो भैया ऐसा है, 4 में से 4 अंक लेने के लिए आपको अनुवाद ही केवल काफी है, संदर्भ वगैरह के चक्कर में आप ना पड़ें। अब यहां पर हम देखेंगे तो बच्चे ने स्टार्ट किया, जैसे यहां पर लिखा है उपखंड का वर्णात्मक प्रश्न खंड खा, तो ऐसे ही आप लिख सकते हैं खंड बा वर्णात्मक प्रश्न उपखंड का। इसी तरह आप डाल सकते हैं, क्योंकि आपको यहीं पर नकल कर लेनी है। यानी जिस तरह प्रश्नोत्तर यहां पर लिखा है, खंड वगैरह नामकरण हुआ है, उसी तरह आप नामकरण कर देंगे। चलिए भाई, उपखंड का लिख दिया और प्रश्नोत्तर संख्या 21 लिख दी, और 21 में इन्होंने किया है का, तो का लिख दिया। देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्नोत्तर संख्या के गड़बड़ होने के कारण आपके प्रश्न को गलत भी ठहराया जा सकता है। क्योंकि पेपर में प्रश्नोत्तर वो 20 है और आपने डाल दिया 21, तो 21 वाला जब प्रश्न पढ़ा जाएगा तो उसके अनुसार ये उत्तर नहीं होगा, तो आपका एग्जामिनर काट देगा अंक। इसलिए मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। तो बहुत सही इन्होंने डाला, ऐसा ही अपनाना है। ब्लैक बोल्ड स्केच पेन से आप डाल सकते हैं, एक ऐसा पेन जो इधर उधर ना छपे, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज इस्तेमाल की है, आद्यंत इस्तेमाल किया है। आद्यंत का मतलब होता है किसी भी गद्यांश को या पद्यांश को लिखना है तो उसका सबसे पहले आदि और फिर उसका अंत लिखा जाता है। यानी कि कौन सा है, ये एग्जामिनर को बताने के लिए हमें ये जरूरी होता है। तो भैया यहां पर इन्होंने लिखा कि इस
अस्य हृदि और इति उपाधिना अलंकृत, बहुत सही तरीका ये भी है इनका। संदर्भ लिखना जरूरी नहीं है, फिर भी लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। प्रसंग भी लिखना जरूरी नहीं है, तो संदर्भ और प्रसंग की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि यहां पर लिख कहता कि ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए तो आप संदर्भ लिख सकते हैं। और फिलहाल आपको याद है और आप लिख दिए तो 4 चांद लग गए, गुड है। यहां पर मेन होता है हिंदी अनुवाद आपका। इन्होंने हिंदी अनुवाद किया, हिंदी अनुवाद बिल्कुल सही इन्होंने किया। तो मैं यहां पर इनको पूरे अंक दे देता हूं। देखिए, एक आध शब्द में मिस्टेक या एक आध सेंटेंस में मिस्टेक कोई विशेष मायने नहीं रखती है, तो यहां पर पूरे 4 अंक इनको 4 में से मिल गए। अब बात यह है, इन्होंने व्याकरणिक टिप्पणी भी कर दी है। तो दरअसल ये व्याकरणिक टिप्पणी का मतलब कोई है नहीं, ये आप लिखेंगे तो भी सही है, नहीं लिखेंगे तो भी सही है। टोटल ये टाइम वेस्टिंग है, इसकी जरूरत आपको एग्जाम में नहीं है, क्योंकि एग्जाम में उसने जितना पूछा है उतना ही उत्तर दीजिए। ज्यादा उत्तर देंगे तो समय आपका बर्बाद होगा और आगे के प्रश्न आपके छूट सकते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न आता है 22वां। 22वें में पाठ का सारांश लिखना, और यह भी 4 अंक का आता है। देखते हैं भैया पाठ का सारांश लिखने का तरीका अद्भुत है कि नहीं। हाँ, देखिए यहां पर इन्होंने सारांश शुरू किया तो प्रश्नोत्तर संख्या 22 डाल दिया और सारांश कवि कुलगुरु कालिदास। देखिए जो आपने लिखा है वो जनाइए जरूर, और जनाएंगे कैसे? देखिए एग्जामिनर को कुल मिलाकर के, एग्जामिनर को क्या चाहिए? कुल मिलाकर के एग्जामिनर को यह चाहिए कि भैया आप जो लिखे हों उसको चेक करने में उसको सरलता होनी चाहिए। तो कैसे होगी? एक नंबर एक तो आप क्रमबद्ध तरीके से लिखें, हालांकि जो प्रश्न पहले आ रहा हो वो पहले लिखें, लेकिन सारे प्रश्न अगर आपको उत्तर आ रहे हैं, सारे प्रश्नों के पेपर का कंप्लीट पेपर का उत्तर आ रहा है, तो आप क्रमबद्ध तरीके से लिखें। अब यहां इन्होंने लिखा कवि कुल गुरु, हेडिंग डाली, भाई सारांश लिखा है बिल्कुल, जन्म स्थान लिख दिया, हेडिंग कुल रचनाएं काव्य सौंदर्य। हालांकि इन्होंने बहुत लंबा कर दिया है, 2 ही पेज में निपटा दें, क्योंकि ज्यादा लंबा लिखने से मामला यह होता है कि भैया ज्यादा लंबा लिखेंगे तो लंबा टाइम लग जाएगा और फिर आगे के प्रश्न छूटने की वो रहती है कि आगे के प्रश्न छूट जाएंगे, आगे की प्रश्न छूटने की संभावना रहती है। तो यहां पर 4 अंक इनको पूरे मिलेंगे, चूंकि सारांश भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, हेडिंग्स डाली है, ठीक है। और यहां पर 23वां प्रश्न आता है। 23वां प्रश्न में क्या होगा? 23वां प्रश्न भी 4 अंकों का होता है। यहां पर लिखा है कि एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या करनी है। व्याख्या कह रहा है तो आप बढ़ा चढ़ाकर भी लिख सकते हैं या फिर अनुवाद ही लिख सकते हैं, और अनुवाद कह रहा है तो उसमें कुछ बढ़ाना नहीं होता है। तो यहां पर इसने क्या किया? हाँ, आद्यंत लिख दिया, उसी तरह की योह दुर्लभतरम वाला हमने श्लोक का अनुवाद किया, फिर संदर्भ लिख दिया है। चलो अच्छी बात है, बट संदर्भ की आवश्यकता यहां पर भी नहीं कही गई है, ठीक है। प्रसंग लिखना लिखें तो लिख सकते हैं, बाकी विशेष आवश्यकता मेन होती है व्याख्या की। तो संदर्भ व्याख्या आप लिख सकते हैं, हालांकि ये अच्छी बात है क्योंकि यहां पर पूरे के पूरे अंक मिलने के चांसेस रहते हैं, लेकिन आप ये टोटल टाइम वेस्टिंग होगा। जो जितना पूछ रहा है उतना ही आप लिखिए, है ना। तो अगर आपको सही सही आ रहा है तो संदर्भ जरूर लिखें, ये मैं कहता हूं। संदर्भ लिखना अच्छी बात है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या सब कर सकते हैं, लेकिन जब सही सही आ रहा हो, ठीक है। और बाकी अनिवार्य केवल क्या है? हिंदी व्याख्या। इन्होंने लिखा जो मनुष्य अन्य जन्मों की अपेक्षा अधिक दुर्लभ, बिल्कुल सही लिखा है। तो यहां पर भी इनको फिर इन्होंने क्या किया? वही काम, व्याकरणिक टिप्पणी जिसकी आवश्यकता नहीं है इन्होंने लिखा है। व्याकरणिक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं होती, यहां पर भी 4 अंक मिल जाते हैं इनको, ठीक है। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 25। अब भैया 25 देख लेते हैं। 25 क्या है? 25 पहले लिख दिया, देखो इन्होंने 25 पहले लिख दिया, 24 इधर लिखी, 24 इधर है, 25 पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो इनको ये क्रोधम यहां पर है 25वां कह रहा है। 25वें में आपका कह रहा है कि भाई संस्कृत में अर्थ लिखना है एक श्लोक का, तो इन्होंने आद्यंत लिख दिया और फिर लिखा अस्मिन् श्लोका कवि कथयत, श्लोके कवि कथयत यत् ये मानवा स्वक्रोध वेगम बहिर्न प्रकाश्य अंत एव शमयन्ति। हाँ बिल्कुल सही है, ये भी, इसमें भी 4 अंक आपको मिलते हैं, यहां पर भी अंक नहीं कटते, चूंकि संस्कृत में अंक वगैरह कटते भी कम हैं, ठीक है। हाँ, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 24 में क्या कह रहा है? सूक्ति की हिंदी में व्याख्या। तो आप चाहें तो संदर्भ लिख सकते हैं,
अन्यथा आप ऐसे लिख दीजिए। अब इन्होंने तो भाई कंप्लीट लिख दिया, संदर्भ प्रसंग हर जगह डाला है, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लग सकता है, इसलिए संदर्भ प्रसंग हर जगह जरूरी नहीं है। आपको आता है शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं। फिलहाल मान के चलिए आपकी स्पीड अगर लिखने में अच्छी है तो आप संदर्भ प्रसंग जरूर डालें। तो मेरा मानना यह है कि संदर्भ अगर सही सही आ रहा है तो आप संदर्भ डाल दीजिए, प्रसंग की कोई आवश्यकता नहीं, सीधे सीधे व्याख्या कर दीजिए, है ना। तो यहां पर अर्थ भी लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सूक्त की केवल यहां पर देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी एक सूक्त की हिंदी में व्याख्या कीजिए, काम खत्म, 3 अंकों का। तो यहां पर वृक्ष जल जड़ों से जल पीते, पादई पिबति इति पादपाह, ठीक है, जड़ों के द्वारा पीने से वृक्ष हो कहलाते हैं। इस सूक्ति में वृक्षों की महत्ता का प्रतिपादन भृगु जी ने किया है। ठीक है भाई, क्या किया है कि पेड़ जड़ से जल पीकर तने में कैसे पहुंचते हैं। ठीक, थोड़ा सा भाषा सही करिएगा, पूरे अंक यहां पर भी मिल जाते हैं लिखने के तरीके से। प्रश्नोत्तर संख्या 26 है। अब 26 आती है तो 26 में क्या कहते हैं कि 26 में देखा गया है, इन्होंने चरिचित्रण कथा नाटक कौमुदी का 4 अंकों में आया है। चरिचित्रण इन्होंने किसका किया है? भोज का किया है। भोजस्व शल्य चिकित्सा के आधार पे भोज का चरिचित्रण करना है। क्लियर? तो 4 अंकों में है। अब यहां देखिए भाई, इसका तरीका जरूर आपको जानना चाहिए कि एक संस्कृत में बेहतरीन चरिचित्रण कैसे लिखना है। अब यहां समझिए, यहां पर इन्होंने लिखा, सबसे पहले तो ये डाल दिया कि कौन से प्रश्नोत्तर संख्या बहुत अच्छे से इन्होंने डाली है और ऐसे ही आपको डालना है। ठीक है, अगर बेकार कॉपी होती है तो मैं दिखाता ही नहीं हूं, अच्छी कॉपी अच्छा तरीका होता है तभी मैं बताता हूं आपको। यहां पर इन्होंने परिचय डाल दिया, भोज कहाँ के, विवेकशील हैं भोज। यहां पर इन्होंने मेन हेडिंग्स होती हैं, शास्त्रोद्धारक हैं, आयुर्वेद से विरक्त हैं, ठीक है, फिर विद्वानों का आदर करने वाले हैं। ठीक है, ये इन्होंने 2 पेज में, और मैं चाहता हूं देखो यहां पे थोड़ी सी इन्होंने ये गलती की है कि भाई नया प्रश्न नए पेज से स्टार्ट करना है। क्या करना है? नया प्रश्न नए पेज से स्टार्ट करना है, लेकिन इन्होंने हमेशा शुरू कर दिया जहां से पाए वहीं से शुरू कर दिया। ठीक है, ये पेज छूट रहा था, आप कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नए पेज से नए प्रश्न संख्या डालने से एक अलग हो जाता है। लेकिन इन्होंने एक अच्छी चीज ये अपनाई है कि जो प्रश्न जहां पर समाप्त हुआ है ये लाइन खींच दी है। तो हालांकि नहीं खींचनी चाहिए, लेकिन खींच दे रहे हैं, ठीक है, इससे ये पता चलता है कि आपका प्रश्न का उत्तर सेपरेट हो गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना कि भैया आपको क्या करना है, इसी से शुरू मत हो। अब आधे से ज्यादा देखो पेज खत्म कर दिया यहां पर, फिर यहीं से शुरू कर रहे हैं। नए पेज से करना चाहिए, लेकिन इन्होंने छोटा प्रश्न देख के उसका उत्तर दे दिया। ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, इससे अंक वंक कटते नहीं, डरने की बात नहीं, आप कर सकते हैं ऐसा भी। अगर छोटा प्रश्न है तो डाल दीजिए उत्तर और लिख दीजिए, है ना। चलिए, तो यहां पर भी 4 अंक इनको मिल गए, यहां पर भी पूरे में पूरे मिल रहे। अभी तक इनके कटे नहीं हैं अंक, और मैं काटने के चक्कर में भी नहीं हूं, क्योंकि भाई बच्चे ने मेहनत की है। एक आध देखो, कंप्यूटर तो कोई बच्चा नहीं है, बच्चा स्टूडेंट कंप्यूटर नहीं हो सकता। ठीक है, एक आध शब्द, भाई जब वो 1000 शब्द लिखेगा तो एक आध मिस्टेक तो हो ही जाएगी। टीचर से हो जाती तो बच्चे से क्यों नहीं हो जाएगी? तो एक आध शब्द के लिए उसे कंप्यूटर नहीं माना जाए। मैं हर एक एग्जामिनर से भी गुजारिश करता हूं, जो भी वीडियो देख लें उनसे गुजारिश है कि भाई हर एक शब्द पर आप अंक ना काटें। मान लीजिए 100 शब्द 200 शब्द का प्रश्न है, तो एक आध शब्द या एक आध सेंटेंस, जैसे उसने 50 सेंटेंस में उत्तर दिया है तो एक आध सेंटेंस गड़बड़ भी हो सकता है, वो बना के भी लिख सकता है। ठीक है, अब रट्टा मारा उसने, उसको 6 विषय पढ़नी है, ठीक है, तो थोड़ी सी दया दृष्टि हर एग्जामिनर को दिखानी चाहिए। 26वां प्रश्न आता है, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा भैया ना। संस्कृत की कॉपी ना तो यूट्यूब पे किसी ने दिखाई होगी और ना तो आपको समझ में आई होगी, और मैं हमेशा संस्कृत के बच्चों को प्रोत्साहित करता हूं कि भैया आप संस्कृत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि एक ऐसी भाषा है जो धीरे धीरे लोग लेना कम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं संस्कृत को एक विस्तृत क्षेत्र में ले जाया जाए, इसीलिए मैंने, बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की तो मैंने ऐप पर भी क्लासेस चालू कर दी, ऐप पर पेड बैच के रूप में चालू कर दी। तो पेड बैच आप भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सस्ता है, कंप्लीट कोर्स वहां पर करा दिया गया है।
ठीक है, बाकी रिवीजन वगैरह चलते रहेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। समय समय पर इसी तरह की चीजें आपको ट्रिक के द्वारा और चीजें अच्छे तरीके से समझाई जाएंगी। यहां पर देखिए इन्होंने चरिचित्रण की बात की, चरिचित्रण हो गया। फिर इन्होंने प्रश्नोत्तर संख्या 26 का खा, यानी कि संस्कृत में उत्तर लिखना है, 2 ही अंकों में है। तो यहां 26 का खा, कथा सरित सागर के रचयिता कौन है, आर्य शूर हैं। तो यहां पर भी अच्छे से लिखा, इन्होंने अंक मिल गए। ठीक है, ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, चूंकि यहां पर आपको कैमरे में हो सकता है ये सब ब्लैक दिख रहा हो, लेकिन ब्लू पेन का इस्तेमाल किया गया है। अब आता है व्याकरण खंड उपखंड खा। तो मैं चाहता हूं खंड एकदम सीरियल से करें। देखिए, जिस खंड को उठाएं उसी खंड के उत्तर पूरे लिख दें। पहले अगर खा खंड कर रहे हैं तो खा के ही लिख दें, अगर आ खंड कर रहे हैं तो आ के लिख दें। ठीक है, आ के पहले खंड के पहले कर रहे हैं तो पूरे पहले खंड के ही हल कर लीजिए जितने आ रहे हों, और दूसरे खंड के शुरुआत कर दिए हैं पहले, तो दूसरे खंड के ही कर लो पूरे, तब पहला खंड। अब ये नहीं कि पहले खंड के भी अंदर डाल दिए एक खंड में, मिक्सचर मत करिए, खंड वाइज करिए। भले ही प्रश्नों का आप सीरियल बदल सकते हैं, लेकिन खंड वाइज कर दीजिए तो ज्यादा बेहतर रहता, आसानी रहती है एग्जामिनर को चेक करने में। ठीक है, अब उपखंड खा, यानी जो कॉपी एग्जामिनर को 10 मिनट चेक करने में लगेंगे वो 5 मिनट में चेक कर देगा, अगर सरलता उसको होगी, सीरियल से लिखा होगा। हालांकि इस कॉपी को ऐसा ही चेक करना होता तो 5 मिनट की थी मेरे लिए, बट आपको समझाना है चीजें तो ज्यादा टाइम लगता। अब यहां देखिए, यहां कह रहा है कि रेखांकित पदों में से किसी एक में निर्देश अनुसार विभक्ति का नाम लिखिए, निर्देशानुसार। तो जैसे यहां पर रमा निर्धराय वस्त्रम ददाति नेत्राभ्याम पश्यति ग्रामे वसति। तो यहां पर देखते हैं इन्होंने क्या किया। देखो, पहले खंड डाला, प्रश्नों संख्या 27 का डाल दिया, और का में भी इन्होंने फर्स्ट किया है तो फर्स्ट डाला। ये इधर भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर इसीलिए हाशिया खींचा जाता है अच्छे से। तो इन्होंने लिखा निर्धनाय वस्त्रम ददात, तो लिखते हैं निर्धनाय, निर्धनाय में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक है, बिल्कुल सही जवाब आपका, और 2 अंक यहां पर मिल गए। फिर 27 का खा देखिए, तो आप यहां पर काखा गाघा भी डाल सकते थे, बार बार 27 खा 28 खा डालने की जरूरत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बहुत सही तरीका है। दृष्टवा में प्रत्यय छांटना है, 2 अंकों में यह भी। तो दृष्टवा में कत्वा प्रत्यय है, दृष्ट नहीं, दृष्ट कत्वा नहीं है, यहां पर यह गलती हो गई है, इसीलिए 1 अंक यहां पर कट के 1 अंक ही मिलेगा, 2 अंकों का है, क्योंकि दृष्टवा में दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय है, इन्होंने दृष्ट लिख दिया। यही तो मैं पढ़ाते वक्त समझा रहा था कि दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय है, दृष्ट मत लिख देना। ठीक है, तो यहां पर इसीलिए 1 अंक इनका उड़ गया। गलत करोगे, छोटे प्रश्नों में गलतियां अगर हुई, ठीक है, व्याकरणिक प्रश्नों में गलतियां हुई, तो व्याकरण में हलंत कामा बिंदी की भी मायने होते हैं, क्योंकि व्याकरण त्रुटि हो जाती है और फिर अंक कट जाएंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 28 में इनका करना है वाच्य परिवर्तन 3 अंकों में। भाई देखिए, रामः वेदम पठति, रामेण वेदम पठ्यते, बिल्कुल ठीक है, और 3 अंक यहां पर मिल गए भैया। ठीक है, कौनो दिक्कत? चलिए, अब समझ में आ रहा है कॉपी अच्छे से कैसे लिखनी है। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 29। अब यहां पर 29 में पूछा क्या है ये देख लो। 29 में संस्कृत अनुवाद पूछा है, 3 करने होंगे वाक्य 6 अंकों में, यानी 2-2 अंक में। तो इसमें है मैं आंखों से देखता हूं, अहम नेत्राभ्याम पश्यामि, ठीक है, 2 अंक मिल गए। और वो उसने रामायण पढ़ी, तो सह रामायणम अपठत, बिल्कुल सही, 2 अंक मिल गए। पिता पुत्रेण सह आगच्छत, पिता पुत्र के साथ क्या है, आया, हाँ तो ठीक है, यह भी 2 अंक मिल गया। कुल मिला के 6 अंक यहां पर भी हो गए। अब यहां देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 31। 29 के बाद 30 यहां गायब कर दिया इन्होंने, 30 उधर किया है। तो 31 में इनको क्या करना, वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग भैया कितने अंकों में, नहीं 31 में, हाँ वाक्यों में प्रयोग करना है। 2 वाक्यों में प्रयोग होंगे 4 अंकों में। ठीक है, तो वयम का कर दिया, वयम भोजनम कुर्मः, करोति का सा ग्रह कार्यम करोति। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर 2 अंक यहां पर मिल गए इसमें, और 2 अंक यहां पर इसमें मिल गए। अंत में इन्होंने कर दिया है निबंध, और हाँ ठीक भी है, अंत में ही निबंध करो तो अच्छा रहता है, लेकिन सीरियल से कर दो तो और अच्छा है। हालांकि निबंध यहां पर कहता है कि 8 वाक्यों में लिखिए और 8 अंकों का होता है, यानी प्रत्येक वाक्य 1 अंक का होता है।
अगर किसी वाक्य में मिस्टेक कर दिया आपने तो भैया उसका अंक कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए सज्जना नाम आचारा सदाचारा पर इन्होंने लिखा है 30 का गा। सज्जना नाम आचारा एवं सदाचारा बहुत बिल्कुल सही है। सदाचरणम एका अलौकिक गुणा बिल्कुल सही। सदाचार से महत्वम सर्वेश धर्मेश स्वीकृतम बिल्कुल सही है। मानवस्य उन्नति सदाचार महती आवश्यकता। समाजे सदाचार व्यवहारणम अनिवार्यम। मूर्खाणाम एवं जीवनम सदाचार विहीनम। सदाचार एवं मानवस्य विभूषण बिल्कुल भैया बहुत गजब का 8 में से 8 यहां पर मिल गए इनको। ठीक है, अब यहां 3 3 6 एक 7 ही लिखा है और 8वां इधर लिखा है, नहीं बल्कि इन्होंने 10-12 लिख दिए हैं। अब 10-12 नहीं 8 वाक्य कह रहा तो 8 वाक्य लिखिए भैया, काहे 10-12 लिखोगे, सही सही 8 वाक्य लिखिए। ठीक है, और यहां पर आप हमेशा अपना रोल नंबर जरूर लिखिए अंत, क्योंकि अंत हो चुका है तो रोल नंबर डाल के बिल्कुल बताइए। तो इस तरह इस कॉपी में केवल 1 अंक इनका कटा है और कुल मिला के इनके जो अंक मिले हैं 20 अगर OMR के जोड़ लेते हैं तो 49 इधर 49 20 69 अंकों की ये कॉपी है, यानी 1 ही अंक कटा है। तो इस तरह इन्होंने बहुत खूबसूरत ढंग से इन्होंने अपनी कॉपी लिखी है और कंप्लीट मार्क्स इनको प्राप्त हुए हैं। तो इसी तरह आप भी अच्छे ढंग से प्रश्नोत्तर संख्या और कॉपी में अच्छे ढंग से लिखने से, अच्छी राइटिंग बनाने से पूरे के पूरे अंक मिल जाते हैं। एक बार जब अच्छी राइटिंग होती है तो एग्जामिनर भी सोचता है कि राइटिंग बहुत अच्छी है यानी बच्चा अच्छा होगा, ठीक, तो उसके अंक मिल जाते हैं। और कभी कभी एक आध त्रुटि भी, यानी वही है 100 अवगुण गुणमा छिपे कुलमा छिपे 50, तो अवगुण जो होते हैं वो कभी कभी कुछ गुणों के होने के कारण अवगुण छिप जाया करते हैं, इसीलिए बेहतरीन राइटिंग बनाने की कोशिश करें। अब जिनकी राइटिंग नहीं बनती है उनको पछतावा भी नहीं करना है, क्योंकि राइटिंग के अंक जो हैं वो बोर्ड परीक्षा में नहीं कटते हैं। ठीक है, तो अच्छे से आपको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं होगी।